दोस्तों नेपाल में अभी एक हंगामा ऐसा मचा हुआ है जो सुन के आपको हैरान रह जाओगे। सोचो, एक तरफ सोशल मीडिया बैन, दूसरी तरफ लाखों का प्रोटेस्ट, फिर पुलिस की फायरिंग, डेथ और कर्फ्यू और आर्मी तक को बुलाना पड़ा। प्रोटेस्टर ने अपने पीएम छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, नए लीडर्स के नाम तक अनाउंस कर दिए हैं और अब डिमांड हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की जाए। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। असली पीक पॉइंट, असली धमाका मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में बताऊं और वही डिसाइड करेगा कि नेपाल का फ्यूचर किस मोड पर जाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। कांड की शुरुआत सब कुछ शुरू हुआ है एक छोटी सी चीज से, सोशल मीडिया बैन। जी हाँ, नेपाल की सरकार ने अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड सब बंद कर दिया। कहने लगे कि ये कंपनी रूल फॉलो नहीं कर रही है, लोकल ऑफिस नहीं बना रही है। पर समस्या ये थी दोस्तों कि आज की यूथ, जेन जेड का मतलब होता है आज की जनरेशन, अपना करियर, अपना नेटवर्क, अपनी आवाज सब कुछ सोशल मीडिया पर चलाते। जब यही बंद हो गया तो उनको लगा कि सरकार उनकी जिंदगी बंद कर रही है और फिर क्या, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लेकिन सरकार ने सुना तो दूर की बात, पुलिस भेज दी, गोलियां चली, लाठीचार्ज और सड़कों पर खून खराबा बेहतर दिखने लगा। ये सब देखकर प्रोटेस्ट और बढ़ गया। प्रोटेस्ट का विस्फोट दोस्तों, जब एक बार आवाम को गुस्सा फट जाता है ना, तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। पार्लियामेंट बिल्डिंग पर हमला हुआ, पॉलिटिकल के घर जला दिए गए, कर्फ्यू लगाना पड़ा, नेपाल आर्मी तक को उतरना पड़ा सड़कों पर। और इमेजिन कीजिए, सिर्फ 1 से 2 दिन में 30 से ज्यादा लोगों की अपनी जान गंवा बैठे, हजारों लोग इंजर हो गए। लेकिन फिर भी यूथ ने नारा लगाया, सिस्टम बदलना पड़ेगा। उनका कहना है कि अब पुरानी करप्ट पॉलिटिकल नहीं चलेगी, अब एक नई शुरुआत चाहिए। यूथ की डिमांड, प्रोटेस्टर ने एकदम में सीधी बात रखी है, पार्लियामेंट को तुरंत तोड़ो, एक इंटरिम सरकार बनाओ जो नॉन पॉलिटिकल हो, करप्शन खत्म हो, पॉलिटिकल फायरिंग और डेथ के लिए अकाउंटेबिलिटी लो। उन्होंने तो नेम्स तक प्रपोज कर दिए हैं। एक तरफ फॉर्मल चीफ जस्टिस सुशीला कर्की, दूसरी तरफ एनर्जी सेक्टर के हीरो कुलमान सिंह। सोचिए, यूथ अपना पीएम तो डिसाइड कर चुका है, तो मतलब उनका गुस्सा कितना गहरा है। ओली की कुर्सी ली। अब बात करते हैं असली धमाके की। पीएम केपी शर्मा ओली, उनके खिलाफ आवाज इतनी बड़ी कि उनकी कुर्सी छोड़नी पड़ी, रिजाइन करना पड़ा। लेकिन रिजाइनेशन से युद्ध शांत नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगता है कि पूरी सिस्टम ही गंदी। और सबसे बड़ी बात, सरकार को सोशल मीडिया बैन हटाना पड़ेगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी, आवाम उठ चुकी थी। असली प्रॉब्लम क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया के लिए लोग सड़कों पर आ गए क्या? तो दोस्तों, ये तो बस एक स्पार्क था। असली रीजन तो बेरोजगारी, करप्शन और नेपोटिज्म और होपलेसनेस था। यूथ को लगता है कि लीडर सिर्फ उनकी कुर्सी बचाने के लिए पॉलिटिकल करते हैं। इकोनॉमिक्स ग्रोथ स्लो है, जॉब्स नहीं है और ऊपर से लीडर्स लग्जरी में रहते हैं। सोशल मीडिया उनके लिए एक आवाज था और जब वो भी बंद हो गया तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब बस। दोस्तों, नेपाल के प्रोटेस्ट एक दिन की या एक हफ्ते की कहानी नहीं है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और गहरी होती गई है। शुरू में लोगों को लगा कि शायद ये बस एक टेम्परेरी गुस्सा है जो कुछ दिन में शांत हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सरकार ने रेस्ट्रिक्शन लगाई, वैसे वैसे आवाज और तेज होती गई। काठमांडू ने रत्ना पार्क, मैतीगढ़ और ललितकला जैसे बड़े एरियाज में रोजाना हजारों स्टूडेंट इकट्ठा होने लगे। गलियों में पोस्टर चिपकने गए, दीवार पर स्लोगन लिखे गए और सड़कों पर एक ही आवाज गूंजने लगी, हमें चुप नहीं कराया जा सकता। इंटरनेट बैन होने के बाद भी स्टूडेंट ने नए जुगाड़ निकाले। किसी ने VPN दुनिया से बात की, तो किसी ने हैंड रिटन लेटर और पैम्पलेट बांटकर अपनी बात को फैलाया। ये सब देखकर एक चीज क्लियर हो गई कि आज का नेपाल यूथ टेक्नोलॉजी से लेकर क्रिएटिविटी तक सब कुछ इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस की तरफ से टीयर गैस और लाठी चार्ज तक हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को ज्यादातर पीसफुली रखा। ये डिसिप्लिन उनके मूवमेंट को और पावरफुल बनाता है, क्योंकि दुनिया को दिख रहा है कि वो सिर्फ एक ऐप के लिए नहीं बल्कि अपने डोमेट्रिक राइट्स के रहे हैं। ये डिसिप्लिन उनके मूवमेंट को पावरफुल बनाता है, क्योंकि दुनिया को दिख रहा है कि वो सिर्फ एक ऐप के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने डोमेट्रिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया अभी इसे हाईलाइट कर रहा है और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर सरकार ने वक्त रहते इनकी बात नहीं सुनी तो नेपाल में एक नई पॉलिटिकल अवॉकिंग हो सकती है। एक छोटी सी लाइन जो स्टूडेंट ने कही थी, हम इंटरनेट के लिए नहीं, अपनी आवाज के लिए लड़ रहे हैं, आज स्लोगन बन चुकी है और हर गली और हर चौक में गूंज रही है। ये प्रोटेस्ट अब सिर्फ सोशल मीडिया मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सिंबल बन गया है कि आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता है। और शायद इसी वजह से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नेपाल का ये आंदोलन एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकता है, जिसके असर आने वाले सालों तक महसूस होगा। आगे क्या? अब सवाल ये है कि नेपाल का फ्यूचर क्या होगा? इंटरिम गवर्नमेंट आएगी या नहीं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म होगा या नहीं? क्या नेपाल फिर से एक नए युग में कदम रखेगा या फिर से वही पुरानी पॉलिटिकल वापस आएगी? अब बस कुछ क्लियर नहीं है। बस इतना है कि अवाम ने दिखा दिया है, अगर उनकी आवाज दबाई तो वो खुद सिस्टम हिला देंगे।
दोस्तों, नेपाल का ये हंगामा एक लेसन देता है कि आज के जमाने में यूथ की पावर को अंडर एस्टिमेटेड नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, नेपाल को अब एक रिवॉल्यूशनरी चेंज चाहिए या सिर्फ टेम्परेरी रिफॉर्म काम करना पड़ेगा? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी फैक्ट और रियल स्टोरीज लाता रहूंगा। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपका कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं फैक्ट विद गौरव। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।